चलो 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 चलो। वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल शुड बी वोकल, और खास तौर से लोकल शुड बी वोकल ये मीडिया से शुरुआत होनी चाहिए। विदाउट मीनिंग एनी डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, लोकल मीडिया की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। लोकल मीडिया की निष्पक्षता को भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और लोकल मीडिया की गहराई से जानकारी को भी मैं महसूस करता हूँ। आप में से अधिकांश लोग मेरे सीधे टच में हैं। जो जानकारी मुझे मिलती है मैं अभिभूत हूँ। वर्तमान गया पहुँचने से पहले जो पत्रकार बंधुओं से जानकारी मिली, मेरी आंखें खुली, और तभी मैंने ये कहा, वर्तमान में जाकर मुझे पता लगा कि एक और भी पार्टी है, पेड पार्टी, जिसका खुलासा मैंने वर्तमान से किया था। क्या किसी प्रांत में यह भी हो सकता है? अरबों का खेल, सैंड के लिए 3000 की रसीद, पत्थर के लिए 10,000 की, कोयले के लिए 20,000 की, और ये जानकारी मुझे किसने दी है? प्रांत और देश की ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने चिंतन कर 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 पर गहराई से जानकारी मुझे पत्रकारों से मिली। और पीड़ा मुझे तब होती है जब पुलिस के अंदर जो नीचे स्तर का आदमी है, जिसका कोई दोष नहीं है, ऊपर वाले की धौंस के अंदर बेचारे को करना पड़ता है, उसको हम दोषी करते हैं। टाइम हैज कम where paid party and syndicate, irrespective of who is involved ABC, they must face the music of law, and that will happen. क्योंकि डेमोक्रेसी एक ही चीज़ है, यहाँ एक का ही राज चलता है, कानून का। नमस्कार, थैंक यू। को मेरे निर्देश पर भेजे हुए पत्र का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, और उसके बाद ये कांड होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप उन घटनाक्रम के ऊपर आंख मूंद लें जो कानून से परे है। उस कदम को आप इग्नोर कर दें जो कॉन्स्टिट्यूशन से दूर है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 में घटनाक्रम इस तरीके से होगा कि दुनिया में हमारा नाम होगा कि वी हैव वेरी फेयर पोल्स, पोल्स विदाउट वायलेंस, पोल्स वेयर पब्लिक सर्वेंट डोंट एक्ट फॉर पॉलिटिकल वर्क, एवरीथिंग इज डन फेयरली। उसमें आम नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका है। इस महायुग में उसकी सबसे बड़ी आहुति है, पर आपकी आहुति, पत्रकार बंधुओं की आहुति कम निर्णायक नहीं है। आई प्लीड विद यू, प्लीज, यू आर पावरफुल पिलर ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। यू मस्ट पार्टिसिपेट। थैंक यू। आई टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। ये पीएम किसान विधि योजना के बारे में जो बोल रहे थे, तो अभी तो मुख्यमंत्री लागू करने के लिए तैयार है, वो बोलिए। आपका जवाब देता हूँ। आपने कभी मुख्यमंत्री से पूछा कि मैडम बताइए ये 9,800 करोड़ कौन देगा? आपने पूछा कभी मुख्यमंत्री से इतने 20 महीने से ज़्यादा समय में कि आपका कौन सा कारण है, आपका क्या आधार है कि पूरे देश के किसानों को मिल रहा है, अपने किसानों को क्यों नहीं मिला? क्या पूछा कभी मुख्यमंत्री से कि 20 महीने बाद राज्यपाल के लगातार लिखने के बाद आप कहती हैं पैसा मेरे को दे दो? अरे कट मनी के लिए तो आम आदमी त्रस्त है।
हाई कोर्ट एम्फान में सीएजी की जांच कर रहा है, पेंडेमिक की रिपोर्ट को छिपाया जा रहा है। कहा क्या है देखिए, ये प्रयाश्चित करने का मामला है मैडम, ये पश्चाताप करने का है। ये साफ मुझे पूछना है कि मेरे से गलती हुई। किसान के पेट पर, हर किसान के पेट पर 14,000 रुपये की लात मारी गई है। किसान वर्ग को 9,800 करोड़ का नुकसान दिया गया है। और यदि अगर आप पूछना चाहती हैं तो पूछिए उनसे कि आपकी स्कीम के तहत अब तक कितना करोड़ रुपया दिया गया है। 7 फरवरी तक ये रकम 710 करोड़ थी। आपका राज्यपाल आपको कह रहा है और मुख्यमंत्री को लिखित में कह रहा है, और लिखित में मुख्यमंत्री को आधा दर्जन पत्रों में लिखा है 9,800 को लागू करने। आपने शायद पढ़ा नहीं उनका बयान, पढ़ा तो आपने गंभीरता से नहीं लिया है। वेरी सीरियस मैटर। हर चीज में राजनीति रोटी सेकने से काम नहीं चलता है। इट्स अ सीरियस कॉन्डक्ट अगेंस्ट द फार्मर। अंदाजा लगाइए, क्या इसीलिए किसान को नहीं मिलेगा कि वो पश्चिम बंगाल में है? ना, इसलिए नहीं मिलेगा कि पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था का एक दृष्टिकोण है, और ये सिर्फ पीएम किसान निधि में नहीं है। क्या लंबा दावा ठोकते हैं कि हम लोगों को चावल और दाल दे रहे हैं। सरकार बताए 1 अप्रैल के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कितना चावल दिया है, नाफेड ने कितनी दाल दी है, क्या कभी सरकार ने एक्नॉलेज किया है? शुरू में जब लेने में देरी की, आपके राज्यपाल ने, राजीव सिन्हा तब चीफ सेक्रेटरी थे, आगाह किया, मजबूर किया, और हर महीने रिव्यू किया एफसीआई और नाफेड को कि पश्चिम बंगाल में मिले। पर पीडीएस को पॉलिटिकल केस में डाल दिया गया है। एफसीआई और नाफेड से जो मिलती है प्राइस और दाल, क्वालिटी चेक होकर मिलता है। क्या उसके बाद में होता है, ये पत्रकारों को ज़्यादा पता है। ओनली वन क्वेश्चन सर, व्हाइट पेपर बेट करने की बात कर रहे हैं आप, तो जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ये क्या राज्यपाल का रूल है? बहुत अच्छी बात है मान्यवर। आपको लगता है मैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ? आप समर्थन करते हैं किसान को नहीं मिलना चाहिए। राज्यपाल बोल रहा है कि किसान को मिलना चाहिए क्योंकि देश के हर किसान को मिलता है। ये स्टेट गवर्नमेंट खिलाफ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक बैड पॉलिटिक्स है, पुअर इकोनॉमिक्स है। यदि अगर राज्यपाल कहता है पब्लिक सर्वेंट को पॉलिटिकल वर्क नहीं करना चाहिए, आप चाहते हैं करें? आप चाहते हैं चुनाव रंजित हो? आप चाहते हैं कि एम्फान के अंदर जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिले? कान और आंख थोड़ा खोलिए। आपके राज्यपाल से प्रश्न पूछ रहे हैं, पर उनसे पूछते हुए मुझे तो किसी पत्रकार की हिम्मत आज तक नजर नहीं आई। बहन ने मेरे को पूछा है, मैंने जवाब दिया है। वो पूछे हैं मुख्यमंत्री से, मैडम चीफ मिनिस्टर बताइए पश्चिम बंगाल में आप पश्चिम बंगाल में अकेले क्यों हैं जो देश की धारा के खिलाफ हैं, जहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सब जगह हर प्रांत, हर यूनियन टेरिटरी का किसान को फायदा मिल रहा है। पूछा कभी? सर थोड़ा तो रहम कीजिए प्रजातंत्र पर, थोड़ी तो दया रखिए रूल ऑफ लॉ के लिए। ऐसा नहीं करना आपके जमीन पर बहुत भारी पड़ेगा। Any other question? पिछले दिनों राज्य सरकार ने 2 फाइनेंशियल बिल पारित करने के लिए आपके पास ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी। सुनने में आया है कि आपने वो वापस राज्य सरकार के पास भेज दिया है, तो जरा बताएंगे वो फाइनेंशियल बिल क्या थे और आपने वापस क्यों भेजा? राज्य सरकार ने मेरे पास 2 ऑर्डिनेंस भेजे।
और वो ऑर्डिनेंस मेरे पास भेजे, सरकारी मशीनरी के शीर्ष स्तर पर उनको देख लिया गया और मुख्यमंत्री के स्तर पर देख लिया गया और मेरे से गुजारिश की गई कि आप ऑर्डिनेंस को जारी करने पर दस्तखत कर दें। मैं सरकार की इस सिफारिश को बहुत महत्व देता हूं। मेरा काम है कि सरकार यदि अगर ऑर्डिनेंस जारी करना चाहती है तो मेरे दफ्तर में, चाहे मेरे 2 न्यू स्पेशल सेक्रेटरी नहीं हो, चाहिए मेरे यहाँ 50% से ज़्यादा स्टाफ वैकेंट है, आई मस्ट गिव प्रायोरिटी टू इट। तो जब मेरे को कहा गया कि 2 files have come to my office for my signatures for promulgation of 2 ordinances, I immediately came to my office. Within minutes of the file coming to me, जब मैंने देखा तो मेरे मन में बड़ी भारी घबराहट हुई कि आखिर हो क्या रहा है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को भूल गए? क्या हमारे यहां कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है? क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हो, चीफ सेक्रेटरी हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज कर दिया? मानकर चलिए मैं उस दिन दस्तखत कर देता तो सब चैनल्स के मैं फ्रंट पेज पर होता, लीड स्टोरी में होता कि राज्यपाल कानून में अंगूठा छाप है, उसको इतना नहीं पता कि ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकता है, और आप सब भूल जाते कि मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी गलती क्यों की, चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ अधिकारी ने क्यों की। तो मैंने तुरंत एक नोट डिक्टेट कराया और वो दोनों फाइल मैंने 40 मिनट में सरकार को भेजी, 40 मिनट में। और मैं बताता हूं मैंने क्या कहा। मैंने कहा मेरे समक्ष ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के लिए दस्तखतों की फाइल आई है। संविधान के तहत ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट किया जा सकता है जब असेंबली सेशन में नहीं है। असेंबली का सेशन तब खत्म होता है जब राज्यपाल उसको प्रोरोग करता है। मैंने असेंबली को प्रोरोग नहीं किया है, तो कानूनन असेंबली सेशन में है। तो कृपा कर मुझे बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। 40 मिनट में भेजी हुई फाइल पर वहां तो हड़कंप मचा, जानकारी आई, कुछ लोगों की खिंचाई भी हुई, पर मेरे पास जवाब नहीं आया है। अब आप उनसे पूछिए तो पूछेंगे नहीं, मेरे से आप मेरे पर सवाल पूछते हैं। मेरे पास कमाल है मीडिया का, 11:40 पर आपको मेल आता है और दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन है कि राज्यपाल के यहां से जवाब नहीं आया। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बड़े अखबार है। Send a mail to the Chief Minister today. Any one of you, particularly one asking the question to me, कि Madam Chief Minister, did you send file to the Governor for promulgation of ordinance even when the Assembly was in session? And get an answer. ऐसा आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। Such kind of negligence, such kind of inattention, such failure of due diligence। और ये किस काम में है? अध्यादेश के मामले में सरकार राज्यपाल को जो कहती है, सरकार राज्यपाल को जो लिखती है, उसमें गंभीरता होनी चाहिए। इसलिए मुझे अब और भी चिंता होने लगी है कि आखिर हो क्या रहा है। नीति के तहत कोई मापदंड नहीं, आप किसान होने चाहिए, जमीन कम है या ज्यादा कोई अर्थ नहीं, आपको मिलेगी मदद। नहीं मिला। यह रकम 9,800 करोड़ से ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए किसान वर्ग को कितनी बड़ी चोट लगी होगी। 9,800 करोड़।
और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्कीम है। अरे मैं आपका हिस्सा हूं, मेरा काम है मैं सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाऊं। हम सरकार में जो किसान की मदद कर रहे हैं साधुवाद के पात्र हैं, पर जो सरकार केंद्र में बैठी है वो 100% मदद कर रही है। वो कर्जा नहीं दे रही है, सब्सिडी नहीं दे रही है, वो दे रही है टोटल बिना किसी लायबिलिटी के लिए देश के हर किसान को। क्यों हम उसके बीच में आ रहे हैं? और जो किसानों को प्रांत में दिया जा रहा है, राज्यपाल की हैसियत से 7 फरवरी को मैंने पढ़ा है विधानसभा में, 710 करोड़ से ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया है। उसके बाद पैसा दिया होगा, मैंने पूरा आकलन किया है। सरकार वाइट पेपर जारी करे कि उन्होंने किसान को अपनी स्कीम के तहत क्या दिया है, और कटघरे में रहकर इस बात का जवाब दे कि वो कौन सा कारण था, वो कौन सी नीति थी, वो कौन सा आधार था कि पूरे देश में हर प्रांत, हर यूनियन टेरिटरी के किसान को मिल रहा है, छोड़कर पश्चिम बंगाल के किसान को। बताए पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों ने क्या अपराध किया है? क्यों उनके अकाउंट में इतना बड़ा पैसा नहीं आया? संकट की घड़ी में कितना काम आता वो? जब पूरी देश दुनिया प्रांत जूझ रहा था कोविड से, हम पेंडेमिक से जूझ रहे थे, उस समय भी इस मदद के बीच में एक कुंडली लगाकर बैठ जाना कितना गलत है। और करना क्या था? सिर्फ जानकारी देनी थी। मेरे दस्तखत की वजह से यदि अगर 70 लाख लोग निराशा में आ जाते हैं, उनके पेट पर लात मिल जाती है, तो मेरे को दस्तखत करने का क्या अधिकार है कि मैं करूं या नहीं करूं? आई एम नॉट परफॉर्मिंग माई ड्यूटी। बहुत देर के बाद कई बार लोग जगते हैं और उसमें भी इफ एंड बट लगाते हैं। ये इफ एंड बट वाला मामला नहीं है, ये प्रयाश्चित का मामला है, ये पश्चाताप का मामला है, हर किसान भाई बहन से माफी मांगने का मामला है कि आपके 14,000 रुपया आपको नहीं मिले, ये हमसे भूल हुई है। इस भूल के लिए हमें माफ कर दो। हमसे ये भूल नहीं होनी चाहिए थी। ये भूल हमने राजनीतिक चश्मा पहनने की वजह से की। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत से मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा, 2021 इस सेंचुरी की शुरुआत कर रहा है। ये एक ऐसा दशक है, तीसरा दशक, जो ये तय करेगा भारत का दुनिया में क्या स्थान होगा और पश्चिम बंगाल का देश में क्या होगा। मेरी दृढ़ मान्यता है, मेरा अटूट विश्वास है, ईश्वर की बहुत कृपा पश्चिम बंगाल पर है। वी आर गिफ्टेड इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म। हमारा ह्यूमन रिसोर्स बहुत रिच है। हमारे लोग दुनिया को प्रकाश देते रहे। We deserve to be number 1 in the Indian nation, and we will be there. I will take some questions after concluding with one note, जिसकी ओर पत्रकारों का ध्यान गया तो है, पर पता नहीं क्यों, या तो वो मौन है या ऐसा है। बैरकपुर पुलिस ने लिखित में नोटिस कुछ लोगों को इस आधार पर दिया कि आपने एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैरकपुर के यहाँ दरखास्त लगाई है, और यह जानकारी पुलिस कहती है उस नोटिस में हमें सरफेस से मिली है। जैसे कोविड सरफेस के चिपचाता है ना, कि सरफेस से मिली है, तो आप हमारे सामने अपीयर होइए। ये हिदायत दी है, कमांड है। किसको? उस आदमी को जो न्यायालय के अंदर गुहार कर रहा है, और बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा कोई हो नहीं सकता। न्यायालय में आदमी किसी के भी खिलाफ जा सकता है, कितना भी ताकतवर शख्स हो। भारत के संविधान ने सेपरेशन ऑफ पावर्स की है। न्यायालय वो चीज है जिसने देश के प्रधानमंत्री के चुनाव को गलत माना है। न्यायालय वो चीज है जिसमें देश के राष्ट्रपति उपस्थित हुए हैं। न्यायालय वो स्थान है जब भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए न्यायालय के समक्ष कटघरे में खड़े रहे, सम्मानपूर्वक रहे हैं। उन प्रधानमंत्री को मैं इज्जत करता हूं। पर यहां क्या हो रहा है जो दृश्य इमरजेंसी में नहीं देखा, देश के सबसे काले अध्याय तक भी नहीं देखा, वो हो रहा है। जिस दिन कोर्ट में जाने की वजह पुलिस आपसे पूछने लग जाएगी, पुलिस आपके यहां दस्तक देने लग जाएगी कि आप कोर्ट में क्यों गए हैं, दैट विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये बैरकपुर पुलिस ने किया है। बैरकपुर पुलिस के कार्यकलाप इतने भयानक हैं। लगातार मैं मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा, पर जब मेरे सामने ये घटना आई, मैंने तुरंत राज्य के डीजीपी को चेताया। मैंने कहा, मान्यवर, ऐसा हो रहा है, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। मानव अधिकारों का हनन का मामला नहीं, उससे कई गंभीर मामला है ये। आप इस पर नजरें बंद मत कीजिए। क्या होता है नेक्स्ट डे, वहां के एक पुलिस अधिकारी मीडिया से बात करते हैं कि ये काम हम कानून के दायरे में कर रहे हैं। अधिकारी बहुत चर्चित हैं, आपको नाम पता होगा। ये वही अधिकारी हैं जो 8 गाड़ियां लेकर सूर्यास्त के बाद सिविल वर्दी में मिलिशिया की तरह एक महिला को नोटिस देने गए थे, अजय ठाकुर। और जब पूछा गया नोटिस कहाँ है, तो उस नोटिस को उन्होंने वहीं लिखा। मामला क्या है? मामला कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से कनेक्टेड था उस महिला का। गए कब? सूर्यास्त के बाद। कानून को चीर फाड़ दिया, कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया। दैट पुलिस इन बैरकपुर is not only getting into political mode, it is getting into militia mode. ये वो इलाका है जहां मनीष शुक्ला की हत्या राज्यपाल के आगाह करने के बाद हुई है। 5 सितंबर को मैंने डीजीपी को पत्र लिखा था कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। 2 लाइन का जवाब था डीजीपी का, अमन चैन है। तो मैंने 10-11 सितंबर को लंबी चीज लिखी कि उनकी आंखें खुलें, उनके समझ में आना चाहिए ओपन सीक्रेट है, कितना बर्बरता का खेल हो रहा है। दैट ही हैज वायलेटेड ह्यूमन राइट्स, ही हैज वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ पुलिस एक्ट, हिज एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये फाइंडिंग्स उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की और जांच का कहा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, ये बातें यथावत रही। उनको चार्जशीट दी गई, जांच हुई, जांच के नतीजे से शायद वो खुश नहीं हुए। निश्चित जांच का नतीजा उनके खिलाफ होगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में गए, वहां उनको विफलता मिली। वो उच्च न्यायालय में गए, वहां विफलता मिली। राज्यपाल तो इतना ही जानना चाहता है और लंबे समय से पूछ रहा हूं कि उस जांच का क्या हुआ। 2014 में
उनको डीआईजी बना दिया, उनको आईजी बना दिया। मेरा प्रश्न सामान्य है कि ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय ने ऐसे गंभीर टिप्पणियां की हैं, आज वो आपका ताना बाना बुन रहा है। एडीज लॉ एंड ऑर्डर है, जो कार्यकलाप कर रहे हैं, जिनकी इनपुट मेरे पास आ रही है, मैं आप लोगों से शेयर करने की हालत में नहीं हूं। ये उस चीज को दृष्टिगत करता है, सरकारी कर्मचारी का राजनीतिकरण 100% होना। और ये ओपन सीक्रेट है, आपसे ज्यादा इसका ज्ञान किसी को नहीं है। आप लोगों पर पत्रकार होने के नाते, फोर्थ स्टेट होने के नाते डेमोक्रेसी का, आप डेमोक्रेसी के मजबूत स्तंभ हैं। यदि अगर आप अब चुप रह गए तो आपकी चुप्पी विल ऑलवेज रिजोनेट इन योर ईयर्स कि आपने इतनी बड़ी अनियमितताएं देखी और आपने अपने कार्य का निर्वहन नहीं किया। क्या राज्यपाल गलत काम कर रहा है जब यह आह्वान करता है कि 2021 के चुनाव रक्त रंजित नहीं होने चाहिए? है कोई जो ये कहेगा कि रक्त रंजित होने चाहिए? राज्यपाल जब याचना करता है, अनुरोध करता है, कानून के प्रावधानों का हवाला देकर हाथ जोड़ता है कि चुनाव में हिंसा नहीं होनी चाहिए, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी, सरकारी पुलिस अधिकारी राजनीतिक कार्य में नहीं लग सकते। वो राजनीति का कार्य करेंगे, उनका कदम दुराचरण होगा, उनका कदम उन नियमों के खिलाफ होगा जो भारतीय संविधान के तहत निर्मित है। वो नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी तो छोड़िए, दे हैव बिकम पॉलिटिकल पुलिस, दे हैव बिकम पॉलिटिकल वर्कर्स, फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स। चुनाव को किसी भी हालत में यदि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, खुदीराम बोस, मतंगिनी हाजरा जैसे अनेक फ्रीडम फाइटर्स की शहादत को कलंकित नहीं करना है, तो इस महायज्ञ में हर एक को आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि मतदान निष्पक्ष हो, निर्भीक तरीके से हो। राज्यपाल की हैसियत से आई एम नॉट कंसर्न उसकी राजनीतिक धारा क्या है। जब तक कानून की मर्यादा में कदम है, आई एम नॉट कंसर्न। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरी शपथ है, आई हैव टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। कैन आई डू इट इफ आई डोंट रिएक्ट टू सच काइंड ऑफ सिचुएशंस? कुछ लोग बेलगाम हो गए थे, बेपरवाह हो गए थे, कानून का डर उनसे निकल गया था। कुछ समझ में आने लगा है उनको कि कानून का उल्लंघन करने का मतलब कानून के शिकंजे को निमंत्रण देना। मैं डायमंड हार्बर गया। डायमंड हार्बर में देयर वाज नो गार्ड ऑफ ऑनर। मेरी जानकारी में आया है कि उच्च अधिकारियों ने कहा था पालना होनी चाहिए, पर जिलाधीश महोदय हैं उलगारत्न जी, वो इंस्ट्रक्शन कहां से लेते हैं एबीसी से मुझे नहीं पता, नहीं हुआ। क्या कोई जागीरदार है डायमंड हार्बर का? क्या डायमंड हार्बर में भारत का संविधान लागू नहीं है? और जो इस मुगालते में है वो अपना विचार बदल दें। मैंने जब उनको लिखा, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल की पूरी पालना की गई। यह पालना उनकी, जो सोचते हैं उनके कान पर जूं नहीं रोंगेगी,
उनके कान में कानून का म्यूजिक बजता रहेगा। They can't be away from it. This is my commitment to every citizen in state of West Bengal. मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि भारत के संविधान में इतनी ताकत नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, होंगे। और जो इसमें बाधक बनेगा, he or she is playing with fire and there will be consequences in accordance with law. मैंने अब तक हर कदम मेरा मर्यादित रखा है और मर्यादा में रहना मेरी शपथ है। पर मेरी शपथ का ये भी एक मतलब है कि और कोई लोग जो मर्यादा पार करें उनको कानून के बारे में जानकारी हो, कानून की सक्रियता हो। भारत के अंदर ये क्या टकराव है जिसमें जनता पिस जाए? देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये मिल चुके हैं। हर किसान को अब तक 14,000 रुपये अपने अकाउंट में आ गए हैं, सीधे उसके अकाउंट में आ गए हैं, बिना बिचौलिए के, बिना कमीशन के, बिना इंटरमीडिएरी के। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों का क्या दोष है? उनकी पेट पर लात क्यों लगी है? उनको ये 14,000 रुपये क्यों नहीं मिले? हर किसान को मिलते। उसकी जमीन छोटी है या ज्यादा है, कम है या वैसे फर्क नहीं है, हर किसान मोड मोबाइल। If journalists go into silence mode, I'll be a worried man. But during press conference, your mobile phones can be in right mode. Am I audible? Okay. This is my first visit to तमलुक। मैं राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से इस भूमि को नमन करने आया हूँ, इस भूमि से प्रेरणा लेने आया हूँ। ये भूमि उन सपूतों की है। खुदीराम बोस 18 साल पार करते ही माँ भारती के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया। उसने माँ भारती को एक माना, भारत को एक माना। मतंगिनी हाजरा, उनकी उम्र मेरे से ज्यादा थी। अंदाजा लगा सकते हैं, तिरंगा हाथ में लिए हुए गोलियों की बौछार बर्दाश्त की। उनकी मूर्ति को मैंने नमन किया, प्रेरणा ली। वो क्या संकेत देते हैं? उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस बहुत बड़े यज्ञ में क्यों दी? इसलिए दी कि आप और हम फ्री रह चुके हैं, स्वतंत्र रह चुके हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशन रह चुके हैं। तभी राज्यपाल की हैसियत से मेरे लिए चिंता का विषय है, आपके लिए चिंतन का विषय है। प्रजातांत्रिक मूल्यों में जब गिरावट आती है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक पर जब दाग लगते हैं, चुनाव में जब हिंसा होती है, सरकारी तंत्र, सरकारी कर्मचारी जब राजनीति में लिप्त हो जाते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, तो प्रजातांत्रिक मूल सिद्धांतों पर कुठाराघात होता है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खुदीराम बोस, मतंगिनी हाजरा जैसे अनेक हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति दी है। सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर जब गया, सबसे ज्यादा लोग वहां काल कोठरी में समय बिताने वाले इस भूमि से थे।
उनकी आत्माओं के सम्मान के लिए, भारत के संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि भारत का संविधान में जो प्रियम्बल है, दैट इज अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी भावना है वी द पीपल। वी द पीपल का मतलब है कि भारत में माँ भारती का हर सपूत किसी भी भूभाग में आउटसाइडर नहीं है। आपको भी मेरी तरह पीड़ा होती होगी जब छोटे उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात होते हुए भारत के एक भूभाग के व्यक्ति जब इधर आता है, आउटसाइडर कहा जाता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, याचना करता हूं कि इस पर रोक लगे। जो भी सेना का जवान बॉर्डर के ऊपर मां भारती की रक्षा में है, वो एक एक इंच के लिए रक्षा में है एंड इज प्रिपेयर्ड टू मेक सुप्रीम सैक्रिफाइस। आप खुद ही राम जी का ही देख लीजिए, उनके वो कार्यकलाप जो हमारे सर को ऊंचा करते हैं, क्या एक भूभाग से संबंधित थे? वो भारत से संबंधित थे, मां भारती से संबंधित थे। तो मेरा सबसे ये रहेगा कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है। 2020 बहुत चुनौतीपूर्ण रहा देश के लिए, दुनिया के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए। पर पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जो टाला जा सकता था। अम्फान की चपेट में पूरा प्रांत आया, पर कलकत्ते ने पहली बार अपने इतिहास में वो 10 दिन देखे जहाँ म्युनिसिपल सर्विसेज नदारत थी, एडमिनिस्ट्रेशन पैरालाइज था। भारत की सेना और एजेंसी साधुवाद के पात्र हैं कि उनकी मदद से देयर कुड बी रेस्टोरेशन ऑफ लॉ। मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, जब हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो जानकारी देता है, दुनिया उसकी कदर करती है, समय पहले जानकारी मिली थी, पर्याप्त समय था, तैयारी क्यों नहीं हुई? क्या हमें पड़ोसी राज्य से घटना के बाद मदद की आवश्यकता थी? ऐसा न करना बहुत चिंता का विषय है। अम्फान के अंदर जो मदद की गई, जिनके पक्के मकान थे उनको मकान के लिए पैसा दे दिया गया। आप लोगों ने बहुत उजागर किया है, अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी अनियमितता हुई। वो रेवड़ियां अपने लोगों को राजनीतिक कारणों से बांटते रहे। प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संविधान के तहत सबसे बड़ी संस्था जो इस काम के लिए है, CAG, उसकी ऑडिट के लिए कहा है। पैंडेमिक में परचेजेस हुई, 2000 करोड़ की परचेजेस के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ध्यान में रखते हुए अनियमितताएं हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई हैं एंड देयर आर अदर सीरियस इश्यूज। एक जांच का गठन किया, तब मैंने उनको आगाह किया, जो जांच के दायरे में हैं, जिन पर जांच होनी चाहिए, वो जांचकर्ता बन गए। ये न्याय के मौलिक सिद्धांत के विपरीत है। पर हुआ क्या? न तो पत्रकार लोग उस जांच की चर्चा करते हैं, न आप लोग उस जांच रिपोर्ट को मांगते हैं, न आप उस जांच के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं। और आपका राज्यपाल जब सरकार से पूछता है कि वो रिपोर्ट कहाँ है, उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, नहीं बताया गया है। ये शासन व्यवस्था कानून से परे हटी हुई है। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है,
भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्द लिखा है उसका उपयोग वो नहीं करना चाहता, बट इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उस ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रही है, ये अनुचित है। राज्य में एक अधिकारी हैं ज्ञानवंत सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर, पर मैं जानता हूं कि आप ये प्रश्न उनसे नहीं पूछोगे। आई कैन ओनली अपील टू योर गुड कॉन्शियंस, योर ड्यूटी। ओके, नंदीग्राम जाएंगे क्या सर इसके बाद? मेरा जो भी प्रोग्राम आपको पता लगता है, wherever I will go, I don't regard either Diamond Harbour or Nandigram or Singur as anybody's Jaagir. I don't. Every part of the state of West Bengal, the governor will go. And I will go as per all my discretion without anybody's permission. And that is why I am here in Tamluk also, in this area also, Kolaghat also. और यहाँ आकर मुझे ऊर्जा मिली है, ताकत मिली है और लोगों को चेताने का अवसर मिला है कि खुदीराम बोस मर्तागिनी हाजरा, उनके बलिदान को ध्यान रखिए और यहाँ किसी को आउटसाइडर मत कीजिए, डेमोक्रेसी को कलंकित मत होने दीजिए, डेमोक्रेटिक फैब्रिक को बेदाग रखिए। इसके लिए आहुति में कुछ भी देना पड़े वो कम है। थैंक यू सो मच। पत्रकार बंधु सोचिए, मानव अधिकारों के अंदर हम कहां पहुंच गए। जिन लोगों ने न्यायालय में दरखास्त लगाई है, न्यायालय में जाना सबका अधिकार है। बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ, बड़े से बड़ी व्यवस्था के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। पुलिस उनसे पूछ रही है हम न्यायालय में क्यों गए, किस आधार पर गए। ऐसा तो इमरजेंसी के काले समय में भी नहीं हुआ था। बरख पर पुलिस ऐसा कर रही है। मैंने सरकार को चेताया है, दिस इज असॉल्ट ऑन आवर सिस्टम। जिस दिन पुलिस आपको पूछेगी कि आप कोर्ट में क्यों गए हैं, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आखिरी दिन होगा। क्यों हम उसके कगार पर पहुंचे हुए हैं और आप लोग जब चुप रहते हैं, आपकी चुप्पी से मैं बहुत परेशान हूं। आपकी आंखों में मैं कई बार डर भी देखता हूं, मैं उससे भी बहुत परेशान हूं। राज्यपाल की हैसियत से आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर क्या आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनको जवाब देना है। 2021 में हम सबको नई शुरुआत करनी चाहिए। पीछे की घटनाओं को भूलकर वी मस्ट राइट ऑन अ क्लीन स्लेट, ताकि 2001 का जो महायज्ञ है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा यज्ञ है, उसमें आम नागरिक के किसी भी अधिकार पर कोई कुठाराघात न हो। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, राज्यपाल जी संभव कैसे होगा। ये संभव होगा सबसे पहले आम मतदाता जागरूक हो, पत्रकार जागरूक हो। और मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारी तंत्र का काम राजनीति करना नहीं है। सरकारी अधिकारी का काम राजनीति करना नहीं है। पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल वर्कर। पब्लिक सर्वेंट का काम है पब्लिक का काम करना। भारत के संविधान के तहत निर्मित नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जब मैं देखता हूं कि सरकारी तंत्र, पुलिस अधिकारी, प्रशासन राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है, दे आर प्लेइंग विथ फायर। आपने घटनाक्रम देखा है, जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा वो कानून के शिकंजे में निश्चित रूप से आएगा। और चूंकि मेरा दायित्व है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको वचन देता हूं, एनीवन हु विल वायलेट लॉ, वेयर अ पब्लिक सर्वेंट विल एक्ट एज अ पॉलिटिकल वर्कर, सरकारी धन, सरकारी वाहन, सरकारी तंत्र का उपयोग राजनीति के लिए किया जाएगा, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे। कोई भी ये दिगर इस मुगालते में है
कि वो कानून के दायरे से बाहर है, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, समय रहते उनको चेत जाना चाहिए। कानून का शिकंजा उनसे दूर नहीं है। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम सेवक होने के नाते, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के नाते मैं आप सभी को 2021 की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2020 दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रांत के लिए चुनौती कारण रहा। बहुत ज़्यादा सफरिंग आम आदमी ने महसूस की। हमारी संस्कृति के अनुरूप जितनी यथाशक्ति लोग मदद कर सकते थे, वो मदद के लिए आगे आए। मैं कामना करता हूं कि 2021 वर्ष पश्चिम बंगाल के लिए सुख का रहे, शांति का रहे। हम रक्त रंजित न हों, हिंसा का दूर दूर तक नाम न हो, हर नागरिक को मौलिक अधिकारों का पूरा फायदा मिले, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो मूल सिद्धांतों का फायदा मिलना चाहिए उसमें किसी प्रकार की कटौती न हो। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव, वो 2021 में है। मैं प्रथम सेवक की हैसियत से, याचक की दृष्टि से हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं कि पश्चिम बंगाल की छवि बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चुनाव रक्त रंजित हो, हर चुनाव हिंसा से ग्रसित हो, वो नाम हमारा नहीं होना चाहिए। हर मतदाता को एक अधिकार मिले, फेयरली, फियरलेसली वो अपना मत व्यक्त कर सके। राज्यपाल की हैसियत से राजनीति से मेरा कोई सरोकार नहीं है, पर मेरा सरोकार है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवक्षय न हो, गिरावट न हो, भारत के संविधान में हमारा विश्वास हो। और यही देखते हुए आज मैंने अर्चना की है, याचक के रूप में मैंने मांग की है। कैसी जगह की है आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं, कितनी महत्वपूर्ण पीठ है आप सब जानते हैं। मैंने कामना की है कोई भी पश्चिम बंगाल में राग और द्वेष न रखे, कोई भी हिंसा की ओर न जाए, कानून के रास्ते से न भटके, संविधान के द्वारा निश्चित की हुई मर्यादा को न पार करे। ये मैंने कामना की है। ये बहुत बड़ा महायज्ञ है। ये इतना बड़ा महायज्ञ है कि मैंने उचित समझा कि तामलुक की भूमि को मैं नमन करना चाहता हूं, यहाँ की भूमि को चूमना चाहता हूं। कैसे कैसे क्रांतिकारी यहाँ हुए हैं, उनका नाम हमें ऊर्जावान से भर देता है। मर्तांगिनी हाजरा यहीं पर उस उम्र के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए तिरंगे को हाथ में लेकर गोलियां खाई हैं। ये स्थान यही है, इसी इलाके में है। खुदीराम बोस, क्या उम्र थी? 18 साल। 18 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा। किस लिए? देश की आज़ादी के लिए, ताकि हम आज़ादी में सांस ले सकें। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस आज़ादी का एक ही लक्षण है, हमारा प्रजातंत्र। हमारा प्रजातंत्र दूषित न हो, हमारा प्रजातंत्र धूमिल न हो, हमारे प्रजातंत्र में कोई कमी न आए। हमें नहीं भूलना चाहिए खुशीराम बोस ने 18 साल में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी। मर्तांगिनी हाजरा ने उस उम्र के अंदर तिरंगा को हाथ लेकर क्यों बुलेट फेस किए? अपने लिए। आज के दिन
इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी आहुति देनी चाहिए, ताकि उन्होंने जो बलिदान किया है, उन्होंने जो हमें फ्रीडम की सांस दी है, उसमें कोई कमी न हो। राज्यपाल की हैसियत से जो सरकार में बैठे हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा, भारतवर्ष एक है, भारत का नागरिक की एक पहचान है, वो पहचान है, वो माँ भारती का सपूत है, भारत का सपूत है। और यही भावना रखकर चाहे बॉर्डर पर फौजी हो, चाहे कोई काम करता हो, उसको ध्यान में रखता है। हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों की बातें, उनका प्रकाश देश और दुनिया को प्रभावित करता है। मेरे को बड़ी पीड़ा होती है, मेरा मन अंदर से रोता है जब माँ भारती के सपूत को, भारत के नागरिक को पश्चिम बंगाल में कुछ लोग संविधान को तिलांजलि देकर, संविधान की अनदेखी कर क्या करते हैं कि आउटसाइडर है। खुशीराम बोस किस लिए फांसी पर चढ़ा, कहाँ चढ़ा, अंदाज़ा लगाइए। जलियांवाला बाग की जब घटना हुई, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हजारों किलोमीटर दूर उन्होंने दर्द महसूस किया, और दर्द महसूस कर क्या कहा, ही रिनाउंस्ड हिज टाइटल, क्योंकि हम एक हैं, एकता में विश्वास रखते हैं, और यही भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल। जब इस प्रकार की गतिविधि होती है, सत्ता में बैठे हुए लोगों पर होती है, उनके द्वारा होती है जो शीर्ष पर बैठे हैं, उनके द्वारा होती है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, मेरा मन दुखी है। मैं याचना करता हूं उनसे, प्रार्थना करता हूं, आप मेहरबानी करके संविधान की आत्मा पर कुठाराघात न करें। भारतवर्ष एक है, वी आर यूनाइटेड, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी अलग जात है, अलग रीजन है, अलग धर्म है, अलग आस्था है, पर माँ भारती के लिए हमारी जो आस्था है, दैट कांट बी डाइल्यूटेड। दूसरा, बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं कहना चाहूँगा, मन दुखी होता है जब अन्नदाता के पेट पर लात लगती है। पूरे देश के किसानों को कोई नहीं बचा है। कुल 10 करोड़ किसान है देश में, उसको ज़मीन छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, छोटा किसान हो, कम ज़मीन हो चाहे ज़्यादा ज़मीन हो, हर किसी को केंद्रीय स्कीम पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं, 14,000 मिल चुके हैं अब तक। हर किसान को पूरे देश में उसके खाते में सीधे 14,000 रुपये मिले हैं, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कट के, सीधे मिले। पश्चिम बंगाल के 70 लाख किसानों को ये नहीं मिला है, उनको 1 पैसा भी अब तक नहीं मिला है। अब तक प्रांत को इससे नुकसान हुआ है 9,800 करोड़ का। अन्नदाता के पेट पर इतनी बड़ी लात, अन्नदाता को 9,800 करोड़ से वंचित रखना, किस लिए? जानकारी न देना। आपके राज्यपाल ने लगातार प्रयास किया है, लिखित में आगाह किया है, उनका जवाब न देना ये ठीक नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, ये पश्चाताप की घड़ी है, ये प्रयासचित की घड़ी है। अन्नदाता के पेट पर लात मारी गई है, अन्नदाता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी गलती की वजह से जिन लोगों का कार्य था, ये कौन सा संघर्ष हुआ केंद्र और राज्य के बीच में, जहाँ जनता को आप पीस देते हैं, जनता को लाभ नहीं मिल पाता है, जनता को नुकसान करना पड़ता है। वी शुड अवॉइड कन्फ्रंटेशन। भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है।
मेरी याचना है, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, राजनीति किसी भी तरीके से करें, राजनीति के अंदर जनता का अहित नहीं होना चाहिए। जो भी देश में प्रांत की और देश की स्कीम्स हैं, जनता को भरपूर फायदा मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का अवरोधक पैदा करना, कटौती पैदा करना, कमी करना इज नॉट गुड पॉलिटिक्स, इट इज़ बैड इकोनॉमिक्स। मैं बहुत इस विषय पर नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहकर आप लोगों को ये कहूँगा, पत्रकार बंधुओं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आप अपने काम में कमी करेंगे, आपको बहुत कष्ट बाद में होगा। यू आर फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा मन कई बार परेशान होता है। मान्यवर आप पीछे हो जाइए, जब सब सुन रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल। पत्रकार बंधुओं, सोचिए, मानव अधिकारों के अंदर हम कहाँ पहुँच गए हैं। जिन लोगों ने न्यायालय में दरखास्त लगाई है, न्यायालय में जाना सबका अधिकार है। बड़े से बड़े व्यक्ति के खिलाफ, बड़े से बड़ी व्यवस्था के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। पुलिस उनसे पूछ रही है हम न्यायालय में क्यों गए, किस आधार पर गए। ऐसा तो इमरजेंसी के काले समय में भी नहीं हुआ था। बरख पर पुलिस ऐसा कर रही है। मैंने सरकार को चेताया है, दिस इज असॉल्ट ऑन आवर सिस्टम। जिस दिन पुलिस आपको पूछेगी कि आप कोर्ट में क्यों गए हैं, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आखिरी दिन होगा। क्यों हम उसके कगार पर पहुंचे हुए हैं और आप लोग जब चुप रहते हैं, आपकी चुप्पी से मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी आंखों में मैं कई बार डर भी देखता हूँ, मैं उससे भी बहुत परेशान हूँ। राज्यपाल की हैसियत से आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर क्या आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनको जवाब देना है। 2021 में हम सबको नई शुरुआत करनी चाहिए। पीछे की घटनाओं को भूलकर वी मस्ट राइट ऑन अ क्लीन स्लेट, ताकि 2001 का जो महायज्ञ है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा यज्ञ है, उसमें आम नागरिक के किसी भी अधिकार पर कोई कुठाराघात न हो। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, राज्यपाल जी ये संभव कैसे होगा। ये संभव होगा सबसे पहले आम मतदाता जागरूक हो, पत्रकार जागरूक हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र का काम राजनीति करना नहीं है। सरकारी अधिकारी का काम राजनीति करना नहीं है। पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी अ पॉलिटिकल वर्कर। पब्लिक सर्वेंट का काम है पब्लिक का काम करना। भारत के संविधान के तहत निर्मित नियम क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट विल हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। जब मैं देखता हूँ कि सरकारी तंत्र, पुलिस अधिकारी, प्रशासन राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है, दे आर प्लेइंग विथ फायर। आपने घटनाक्रम देखा है, जो कानून के दायरे से बाहर जाएगा वो कानून के शिकंजे में निश्चित रूप से आएगा। और चूंकि मेरा दायित्व है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको वचन देता हूँ, anyone who will violate law, where a public servant will act as a political worker, सरकारी धन, सरकारी वाहन, सरकारी तंत्र का उपयोग राजनीति के लिए किया जाएगा, इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से होंगे। कोई भी यदि अगर इस मुगालते में है कि वह कानून के दायरे से बाहर है, तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, समय रहते उनको चेत जाना चाहिए। कानून का शिकंजा उनसे दूर नहीं है। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं।